तैयारी जारी है। अब शंखनाद की बारी है। महाशक्तियां टकराएंगी, विनाश लेकर आएगी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच धधकती ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकती है और इसके फटने के बाद जो धमाका होगा उसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दृश्य इतना भयावह होगा कि आपकी रूह कांप जाएगी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही पटकथा लिख रहे हैं रूस और यूक्रेन। दोस्तों, दोनों के बीच जंग का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये जंग केवल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं होगी, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी महाशक्तियां भी शामिल होंगी। आप सोच सकते हैं कि जब ये महाशक्तियां आपस में टकराएंगी तो महाविनाश का मंजर कैसा होगा। दोस्तों, इस पूरे परिदृश्य को मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, इस युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने महाविनाश। रूस और यूक्रेन के विवाद क्या है, क्यों आ गई है युद्ध की नौबत। दोस्तों, विनाश की ये पटकथा उस समय लिखी गई जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूक्रेन उससे अलग हो गया। कहने को तो यूक्रेन अलग देश था, लेकिन उसके ऊपर नेटो और पश्चिमी देशों की छाप साफ देखी जा रही थी। लेकिन यूक्रेन के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर यूक्रेन की सियासत का एक हिस्सा पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता था तो एक हिस्सा रूस के साथ नाता तोड़ने को तैयार नहीं था। ये झगड़ा लगातार बढ़ता गया और साल 2014 में रूस की तरफ झुकाव रखने वाले राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते को अस्वीकार कर दिया, जिसका बड़े पैमाने पर यूक्रेन में विरोध किया गया। अमेरिका ने इस विरोध को जहां जायज ठहराया, वहीं रूस ने इसका विरोध किया, लेकिन अंत में जीत अमेरिका की हुई। रूस की तरफ रुझान रखने वाले राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। रूस की तरफ से आरोप लगाया गया कि यूक्रेन की राजनीति में उथल पुथल पश्चिमी देशों की तरफ से मचाया गया है। इस राजनीतिक स्थिरता के बीच रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर हमला कर उस पर कब्जा जमा लिया। रूस ने जब क्रीमिया पर हमला किया तो उसे अलगाववादियों से पूरा साथ मिला और इस युद्ध में करीब 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रूस ने अलगाववादियों को पूरा समर्थन दिया, जिससे पूर्वी यूक्रेन में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई और भीषण रक्तपात हुआ। यूक्रेन और पश्चिम ने रूस पर विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए अपने सैनिक और हथियार भेजने का आरोप लगाया। इन सब के बीच साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी की कोशिश से दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन यह केवल कहने के लिए शांति समझौता था। इस समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच अशांति फैली थी। एक बार फिर रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने दिसंबर 2019 में पेरिस में इस दिशा में कदम बढ़ाया, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई। इन सब के बीच अमेरिका और नाटो गठबंधन ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जिसका रूस की तरफ से कड़ा विरोध किया गया। रूस की तरफ से कहा गया कि इस ट्रेनिंग की वजह से यूक्रेन के सैनिक अलगाववादियों के खिलाफ सशस्त्र हिंसा कर सकते हैं, लिहाजा ये ट्रेनिंग रोकी जानी चाहिए। दोस्तों, अब यहां सवाल ये उठता था कि आखिर रूस चाहता क्या था? क्या चाहता था रूस? क्यों नहीं बन पाई बात? दोस्तों, रूस क्या चाहता था, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि रूस क्या नहीं चाहता था। दरअसल रूस ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य न बने। रूस ने आरोप लगाया कि नेटो देश यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। उसकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, जिसका मतलब था कि नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में वो मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेगा। लेकिन नेटो और पश्चिमी देश इसे मानने को तैयार नहीं हुए। दोस्तों, अपनी मांग खारिज किए जाने के बाद रूस भड़क गया और सीमा पर सैनिकों और घातक हथियारों का जमावड़ा लगा दिया है। सीमा पर क्या है हालात? रूस को अमेरिका की चेतावनी। दोस्तों, पश्चिमी देशों के यूक्रेन को हथियार देने से रूस भड़क गया है, लिहाजा उसने भी अपनी तैयारी पुख्ता करनी शुरू कर दी है। रूस ने सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, दुश्मन को जवाब देने के लिए उसने अपने तरकश से कुछ घातक बाण निकाल लिए। इन बाणों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिरकॉन और स्कंदर शामिल है, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नाश कर देते हैं, उसे काल के गाल में समा देते हैं। यही नहीं, रूस ने फरवरी में काले सागर और भूमध्य सागर में बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों के कई युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे हैं।
ऐसे में रूस युद्धपोतों के काले सागर में पहुंचने पर पूरे इलाके में तनाव और बढ़ जाएगा। रूस की इस तैयारी को देखते हुए हाल ही में अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज और हथियारों को यूक्रेन भेज दिया है। इन हथियारों में एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, आर्म्ड व्हीकल, टैंक और तोप के गोले शामिल हैं। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी यूक्रेनी सेना और गोरिल्ला लड़ाकों को रूस के खिलाफ जंग के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने यूक्रेन को हाल ही में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा है। तुर्की ने भी यूक्रेन की सहायता के लिए सैकड़ों की संख्या में बायरकटर TB2 ड्रोन सौंपे हैं। नाटो के सदस्य देश डेनमार्क ने बाल्टिक सागर में एक युद्धपोत भेज दिया है। स्पेन भी नेवल फोर्सेस को मजबूत करने के लिए युद्धपोत भेज रहा है। वहीं लिथुआनिया और नीदरलैंड ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए F-16 और F-35 लड़ाकू जेट विमानों को पूर्वी यूरोप में तैनात करने की बात कही है। फ्रांस ने भी कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो वो नाटो देशों की सहायता के लिए सेना भेजेगा। दोस्तों, यूक्रेन भले ही अभी अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिलने पर उछल रहा हो, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता रूस के आगे कहीं नहीं टिकती। जहां तक रूस के यूक्रेन पर हमले की बात है, तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि रूस की सैन्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अमेरिका और नेटो का भी यही कहना है। हालांकि रूस लगातार कह रहा है कि यूक्रेन पर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। रूसी सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने हमले की योजना से संबंधित खबरों को झूठा करार दिया है। ऐसा नहीं है कि महाशक्तियां इस विनाश को रोकने की कोशिश नहीं कर रही, इसके लिए रूस को बाकायदा चेतावनी भी दी जा रही है। महाविनाश के क्या होंगे साइड इफेक्ट? रूस को झेलने पड़ेंगे कड़े प्रतिबंध। प्रलय के इस आग को शांत करने के लिए अमेरिका समेत कई देश लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस महाविनाश से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, जिसे देखते हुए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से अपने दूतावासों को खाली कराना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में नॉन इमरजेंसी कर्मचारियों को भी दूतावास छोड़ने की सलाह दी गई है। अमेरिकी परिवहन मंत्रालय ने भी अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। ब्रिटेन भी कीव में अपने दूतावास के अतिरिक्त कर्मचारियों को निकाल रहा है। दोस्तों, संभव है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में नहीं जाकर उसके खिलाफ कई सख्त प्रतिबंध लगा दें। सार्वजनिक रूप से अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों ने रूस को धमकी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे ऐसी आर्थिक चोट दी जाएगी जो उसके लिए काफी भारी होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि यूरोप खुद फंसा हुआ है और कई यूरोपीय देशों में रूस से ही गैस की सप्लाई होती है, और रूस ने गैस सप्लाई थोड़ी कम की तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में यूरोपीय देश रूस को स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली से बाहर करने की तैयारी कर सकते हैं। यह वित्तीय प्रणाली है जिससे दुनिया भर में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है। अगर पश्चिम देश ऐसा कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो रूस के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो संभव है कि अमेरिका रूस तक डॉलर की पहुंच रोक दे। दुनिया भर में वित्तीय लेन देन में अभी भी डॉलर का दबदबा है, जिसमें प्रतिदिन खरबों डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका रूस को हाई टेक्नोलॉजी से दूर कर दे, जो अन्य चीजों के अलावा युद्धक विमानों और यात्री जेट को उड़ान भरने और स्मार्टफोन को शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। अगर अमेरिका ऐसा करता तो संभव है कि रूस का चीन की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। हाल ही में दोनों के रिश्तों में काफी नजदीकी आई है और अमेरिका से चीन के संबंध किसी से छिपे नहीं है, लेकिन ये संबंध भारत के लिहाज से भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि चीन हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है और उसकी सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अगर रूस के साथ चीन के संबंध मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लिहाजा उसे कुछ ऐसा करना होगा कि रूस से उसके संबंध पहले की ही तरह मजबूत रहे और यूरोपीय देशों से भी उसका दोस्ताना बना रहे। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार इसे लेकर रणनीति भी तैयार कर रही है। पीएम मोदी विदेश नीति को लेकर काफी कुशल माने जाते हैं, लिहाजा संभव है कि उन्होंने ऐसी कोई रणनीति अब तक तैयार भी कर ली हो जिससे भारत को इस भंवर से निकाला जा सके। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।